दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल लाइव मिंट में प्रकाशित लेख इंडियाज डिफेंस पॉलिसी मस्ट गियर अप फॉर अ 3.5 फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के राष्ट्रीय सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत वर्तमान में पाकिस्तान के साथ एक गंभीर सैन्य गतिरोध में उलझा हुआ है। इसकी शुरुआत पहलगाम कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले से हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 26 नागरिक हताहत हुए थे। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। सीमा पर यह स्थिति भारत के लिए अपनी रक्षा रणनीति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। कहने का आशय यह है कि वर्तमान स्थिति उभरते खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और सुधारों पर जोर देती है। हालांकि भारत सरकार इस दिशा में पहले से ही प्रयासरत है। रक्षा खर्च को बढ़ाना, विशेष रूप से अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भारत सरकार के महत्वपूर्ण कदम है। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत के रक्षा क्षेत्र के वर्तमान विकास, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वर्तमान में भारत के रक्षा क्षेत्र की क्या स्थिति है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। भारत ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका उदाहरण सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची है। इस प्रयास ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 2022-23 से 16.7% अधिक है। इसके अतिरिक्त अब 65% रक्षा उपकरण भारत में ही निर्मित होते हैं, जो मेक इन इंडिया पहल की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे देश वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित हो गया है। बता दें कि भारत अब 100 से अधिक देशों को निर्यात करता है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख खरीदार हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले दशक की तुलना में निर्यात में 30 गुना वृद्धि को दर्शाता है। इन सब के अलावा आईडेक्स या रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास निधि के माध्यम से तकनीकी नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। ये कार्यक्रम स्टार्टअप्स और एमएसएमई को रक्षा अनुसंधान में संलग्न होने में सक्षम बनाते हैं, जिससे तेजी से स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए हैं। ये गलियारे उद्योगों को महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, जिससे रक्षा विनिर्माण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। इन कॉरिडोर का लक्ष्य 53,439 करोड़ रुपए का संभावित निवेश आकर्षित करना है, जो इन्हें भारत के रक्षा औद्योगिक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अतिरिक्त भारत उच्च तकनीक अधिग्रहण के साथ अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नवीनतम खरीद के साथ सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। इसमें हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद शामिल है। भारतीय वायुसेना ने उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों को भी एकीकृत किया है, जैसे कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर प्रिसिजन गाइडेड बम और लोइटरिंग म्यूनिशन। बता दें कि इनका उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में सटीक हमलों के लिए किया गया था, जिससे उच्च सटीकता और न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित हुई। बुनियादी ढांचे में यह वृद्धि भारत को उन्नत परीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी, जिससे देश के आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। लेकिन इतनी उन्नति के बावजूद अभी भी रक्षा क्षेत्र के पूर्ण विकास में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि भारत के रक्षा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। स्वदेशीकरण में प्रगति के बावजूद भारत का रक्षा क्षेत्र अभी भी स्वदेशी रूप से उच्च तकनीक प्रणालियों को विकसित करने में
चुनौतियों का सामना कर रहा है और इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। यह निर्भरता भारत के रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में बाधा डालती है। वर्ष 2023 तक भारत के रक्षा खरीद बजट का 36% अभी भी विदेशी आयातों के लिए आवंटित किया जाता है, जिससे तकनीकी क्षमताओं में अंतर पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया की नौकरशाही अकुशलताओं के कारण अक्सर आलोचना की जाती है। अकुशल नौकरशाही प्रक्रिया को धीमा बनाते हैं, जिससे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में काफी विलंब होता है। साथ ही रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त है। यद्यपि रक्षा बजट में वृद्धि देखी गई है, फिर भी आधुनिक युद्ध की उभरती जरूरतों और रक्षा उद्योग के विकास को पूरा करने के लिए ये आवंटन अपर्याप्त है। इसके अलावा रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी अप्रभावी बना हुआ है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां प्रभावी हैं, जबकि निजी क्षेत्र के हितधारकों को प्रमुख रक्षा परियोजनाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही रक्षा निर्यात में भारत की उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जैसे स्थापित हितधारकों से प्रतिस्पर्धा के कारण प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि भारत का रक्षा निर्यात बढ़ रहा है, लेकिन मात्रा और प्रौद्योगिकी दोनों के मामले में यह अभी भी वैश्विक हितधारकों से कम है। इसके अतिरिक्त भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। साथ ही भारत को आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद शामिल है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में। ये सुरक्षा मुद्दे उन संसाधनों को सीमित कर देते हैं जिन्हें अन्यथा पारंपरिक युद्ध के क्रम में सेना के आधुनिकीकरण के लिए समर्पित किया जा सकता था। इसके अलावा भारत की रक्षा योजना तीनों सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण के अभाव से ग्रस्त है, जो अलग अलग कार्य करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के सृजन के बावजूद सेना, नौसेना और वायुसेना की रणनीतियों, संसाधनों और क्षमताओं में सामंजस्य स्थापित करने में चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र को और उन्नत करने के लिए क्या उपाय अपना सकता है। पैच ऐसे में सवाल उठता है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र को और उन्नत करने के लिए क्या उपाय अपना सकता है। भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं के आधुनिकीकरण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वायत्त प्रणालियों जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए। समर्पित अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करके तथा अग्रणी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर भारत प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी विकास को गति दे सकता है। इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और साइबर युद्ध, निर्देशित युद्ध सामग्री और अगली पीढ़ी की रडार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसके अलावा खरीद अनुबंधों और प्रारंभिक वित्त पोषण तक आसान पहुंच के माध्यम से रक्षा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त व्यापक रक्षा कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। स्वदेशी रक्षा उत्पादन में निरंतर वृद्धि के लिए उच्च स्तरीय कुशल कार्यबल का विकास अत्यंत आवश्यक है। भारत को विशेष रक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने चाहिए तथा कौशल विकास के लिए वैश्विक रक्षा नियमों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। शीर्ष स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में एक समर्पित रक्षा प्रतिभा अकादमी की स्थापना करके रक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप इंजीनियरों, तकनीशियनों एवं साइबर विशेषज्ञों की एक सशक्त श्रृंखला तैयार की जा सकती है। ऐसी पहल उन्नत कौशल में अंतर को दूर करेगी तथा अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाएगी। साथ ही भारत को सशस्त्र बलों के समयबद्ध आधुनिकीकरण में बाधा बनने वाली देरी और अकुशलता को दूर करने हेतु अपनी खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना चाहिए। यह लक्ष्य तीव्र एवं अधिक पारदर्शी अनुमोदन तंत्र लागू करने से प्राप्त किया जा सकता है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में वैश्विक खरीद की अपेक्षा भारतीय खरीद को प्राथमिकता देने से घरेलू रक्षा उद्योग को प्राथमिकता मिल सकेगी, जिससे डिलीवरी की समय सीमा में सुधार तथा गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर होगा। इसके अलावा भारत को नए बाजारों की पहचान कर राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत बनाकर एवं अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निविदाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके अपनी रक्षा निर्यात रणनीति को सुदृढ़ बनाना चाहिए। अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने से भारत के रक्षा उत्पादों के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत बहुपक्षीय रक्षा मंचों का लाभ उठाकर स्वयं को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे उसका भू राजनीतिक प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा।
साथ ही बढ़ते साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत को सैन्य नेटवर्क एवं महत्वपूर्ण ढांचों की रक्षा हेतु एक समर्पित राष्ट्रीय रक्षा साइबर कमांड की स्थापना करनी चाहिए। यह कमांड अनुकूलित साइबर सुरक्षा उपायों के निर्माण, एआई आधारित रणनीतियों की एकीकरण और वैश्विक साइबर सुरक्षा फर्मों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। भारत को सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में साइबर युद्ध सिमुलेशन को शामिल करना चाहिए ताकि कर्मियों को वास्तविक समय के साइबर हमलों से निपटने हेतु प्रशिक्षित किया जा सके। आगे की राह। भारत की वर्तमान रक्षा स्थिति महत्वपूर्ण उपलब्धियों और दबावपूर्ण चुनौतियों दोनों को दर्शाती है। आतंकवाद जैसे बाहरी खतरों की तात्कालिकता, समन्वय एवं प्रौद्योगिकी में आंतरिक सुधारों की मांग करते हैं। त्वरित स्वदेशीकरण, सुव्यवस्थित खरीद प्रक्रिया और एकीकृत रणनीतिक योजना रक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए अनिवार्य है। सरकार को भारतीय सेना को वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रशिक्षित करने के साथ आधुनिक हथियार प्रणालियों का भी विस्तार करना चाहिए। साथ ही ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में उचित समन्वय स्थापित किया जा सके। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। आतंकवादी हमलों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई के संबंध में अक्सर हॉट परस्यूट और सर्जिकल स्ट्राइक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी कार्रवाइयों के रणनीतिक प्रभाव पर चर्चा करें। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।